तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सोलो लेवलिंग के चैप्टर 139 से, जहां हमें दिखाया जाता है कि क्रिस लेडी सेलिनर को थैंक्स जाना रहा था और फिर ये पूछता है कि कौन उसे मारने वाला है। फिर लेडी सेलिनर कहती है कि उसे एक ड्रीम आया था। फिर वो लेडी सेलिनर को अपनी तरफ देखने के लिए कहता है एंड लेडी सेलिनर ये बताता है कि तुम बहुत सारे इंसानों के बीच में घिरे होंगे। फिर मिस्टर क्रिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उतनी दूर से प्लेन में आए हो सिर्फ ये बताने के लिए। फिर मिस्टर क्रिस कहता है कि मुझे पता है तुमने अवेकन होने के पहले क्या क्या किया है, ये सब तुम इसलिए कर पाए क्योंकि तुम एक साइकिक हो, और जान लो मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वो लेडी सेलिना को कहता है ठीक है, मैं मान भी लेता हूँ कि कोई मुझे मारने वाला है, पर मुझे बचने के लिए उपाय तो चाहिए। फिर सामने से सेलिनर के बातों के ज़रिए पता चलता है कि कोई तो है जो उसे मदद कर सकता है। लेडी सेलिना बताती है कोई तुम्हारी मदद कर सकता है और वो संग जिन्नू है। और एक और बार फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है संग जिन्नू को, जो अपने फाइट के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसे पता चल गया। और हमें दिखाया जाता है दुनिया के उन जगहों को जहाँ इस रैंक गेट खुले हैं, और ये भी पता चलता है जो मॉन्स्टर निकले थे वो भी मारे जा चुके हैं। जो मॉन्स्टर समुद्र से जाने की कोशिश कर रहा था वो चाइना के हंटर से मारा गया है। फिर जापान के हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपना रिज़ाइन देता है और पुलिस को सरेंडर कर देता है क्योंकि ये सब थे उसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिर हमें दिखा देता है कि दो बंदे आपस में बात कर रहे थे और एक मोटा सा तीसरा बंदा आके कहता है कि क्या तुम्हें बेट के बारे में पता है। और थॉमस बताने लगता है कि तुम अपने यॉट और तुम अपने मेंशन को दुआ पे लगाए थे और तुमने कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हारा ये गले का रुमाल। फिर उस थॉमस ने जब उस सामने के लड़के से अपना टाई लिया तो अपने सिक्योरिटी को पूछा कि कैसा लग रहा है। अच्छा बताते हुए भी उसे एक मुक्का पड़ा। और फिर थॉमस की सेक्रेटरी थॉमस को बताती है कि जिन्नू भी अमेरिका आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड की तरफ, जहां जिन्नू और बाकी सारे सोल्जर्स अपने जगह पर कायम हैं। फिर जिन्नू सोचता है कि जो भी पहले जिन्नू की एबिलिटी देखेगा वो भी शौकी हो जाएगा। और जिन्नू को फिर एक कॉल आता है और उस कॉल के बाद जिन्नू को वो बताता है कि उसे वापस जाना है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। फिर जिन्नू ये भी बताता है कि उसने कभी अपने माँ के आवाज़ को इतना डरते हुए नहीं देखा। फिर पीछे जो था वो अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था और सामने वाले जो भाई थे उनके साथ अपने नंबर का लिंक करवा रहा था। फिर जिन्नू उसके फादर के पास जाता है, यानी जिन्नू के फादर के पास, और उसको अपना स्लीपिंग स्टेज में सोते हुए देखा। फिर सामने से जिन्नू कहता है कि इसका मतलब मैं एक बेकार पिता तो नहीं बन पाया पर बेकार बच्चा बना हूँ। फिर जिन्नू ने जिन्नू को एक डायरी दी और जिन्नू ने कहा कि ये तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, और उधर थे सम पेपर कट और कुछ अलग न्यूज़। फिर सामने से जिन्नू को बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते थे, पर वो उसके लिए एक अच्छा भविष्य चाहता था। फिर जिन्नू को अचानक से पीछे से कुछ थपथपाने की आवाज़ आई। जब पीछे मुड़ के जिन्नू ने देखा तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसके पीछे जिन्नू नहीं कोई और खड़ा था। और फिर जिन्नू अपने नए पिता के साथ इधर उधर घूम रहा था। और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू शैडो एक्सचेंज करके इधर आ जाता है जहां हॉस्पिटल पे जिन्नू के फादर सोए हुए थे। जिन्नू अपने इन्वेंट्री से पोशन निकालता है उन्हें बचाने के लिए। मैंने ये पहले ही कहा था कि बर्फ़बारी में हम कभी नहीं जीत पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है जिन्नू के फादर अचानक से उठ के बैठ चुके होते हैं और उनके वाइफ की तरफ देख रहा था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू बाहर आ चुका होता है कॉलेज से। और फिर यहाँ पर ही चैप्टर 139 कंप्लीट हो चुका है। और अगर तुमको जानना है इसके बाद क्या हुआ तो सब्सक्राइब कर लो।